दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको तेजी से ग्रो करना होता है तो सबसे पहले आपको उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होता है। पर भारत में हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज इंफ्रा प्रोजेक्ट तो बहुत अनाउंस करती है, पर उनमें से कंप्लीट बहुत कम ही होते हैं और अपने टाइम पे तो उससे भी कम प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। पर पिछले 10 सालों से मोदी सरकार भारत के कई सालों से अटके मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट को एक एक करके पूरा कर रही है ताकि देश की विकास की गति को तेजी से बढ़ाया जा सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने कौन से 10 मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस गवर्नमेंट हर साल खूब सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट अनाउंस करती थी, पर उससे पूरा नहीं कर पाती थी। पर फिर 2014 में बीजेपी पावर में आई और एक एक करके सभी रुके हुए इंफ्रा प्रोजेक्ट को शुरू करने लगी और उसे कंप्लीट करने लगी। पहले रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लोगों को परेशानी होती थी, पॉल्यूशन होता था, साथ में टैक्स पेयर का पैसा भी वेस्ट होता था। पर अब इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद एक तो देश की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हुई है, साथ में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले के मुकाबले स्ट्रांग हो गया है और टैक्स पेयर का पैसा भी वेस्ट होने से बचा है। तो आइए जानते हैं उन 10 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जो बीजेपी ने बीते 10 सालों में कंप्लीट किए हैं। साल 2030 में असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में 9.25 किलोमीटर का 3 लेन ब्रिज बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था। इस ब्रिज को लोहित रिवर के ऊपर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2056 करोड़ रुपए थी। भूपेन हजारिका सेतु ब्रिज असम के फेमस सिंगर के नाम पर रखा गया है। इस ब्रिज की डिमांड असम के लोकल एमएलए जगदीश भुनिया ने 2003 में अटल जी के सामने रखी थी, पर 2004 में अटल जी इलेक्शन हार जाते हैं और ये प्रोजेक्ट 10 सालों के लिए होल्ड में चला जाता है। पर फिर 2014 में जैसे ही मोदी सरकार पावर में आती है, वो दोबारा से इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम करना शुरू कर देती है और फिर 2017 में ब्रिज बनके तैयार हो जाता है। तो जो ब्रिज 3-4 साल में बन जाना चाहिए था, उसे बनने में 14 साल लग जाते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये ब्रिज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो इसीलिए कांग्रेस इस पे ध्यान नहीं दे रही होगी। तो देखो, इस ब्रिज के बन जाने के बाद अरुणाचल से असम के बीच ट्रेवल टाइम 6 घंटे से कम होकर 2 घंटे हो गया है। इस ब्रिज ने 2 स्टेट के बीच ट्रेवल टाइम को कम कर दिया है और साथ में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी दोनों स्टेट के बीच में स्ट्रॉन्ग कर दी है। बहुत समय से दिल्ली में वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की मांग हो रही थी, जिसके जरिए दिल्ली से ट्रक्स और बसेस को डाइवर्ट किया जा सके, जिससे दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम हो और पॉल्यूशन में गिरावट हो सके। इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सबसे पहले 2003 में रखा गया था, पर पुरानी सरकारों के पास इस प्रोजेक्ट के लिए बजट नहीं था, तो ये प्रोजेक्ट भी होल्ड हो गया। फिर अप्रैल 2016 में नितिन गडकरी जी ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया और सिर्फ 2 साल में नवंबर 2018 में 135 किलोमीटर का 6 लेन वेस्टर्न एक्सप्रेसवे बना के देश को दे दिया। वहीं ईस्टर्न एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने की डेट से पहले ही बना के 27 मई 2018 को देश को दे दिया। अगर ये प्रोजेक्ट 2003 में शुरू होता तो 2006 में बनकर तैयार हो जाता और भारत के 12 साल वेस्ट नहीं होते। और अब बात दिल्ली एनसीआर को मिलने जा रही सौगात की। आज पीएम मोदी जो सौगात देने वाले हैं, उससे न सिर्फ दिल्ली एनसीआर की हवा में घुलता जहर कम होगा, बल्कि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, यूपी और राजस्थान को भी इतनी बड़ी राहत मिलेगी जिसका इंतजार पिछले 15 साल से हो रहा था। मोदी सरकार ने 2018 में वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। इस स्टैच्यू को बनाने में 3000 करोड़ रुपए लगे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा रिवर के किनारे पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे लंबा स्टैच्यू है। इसकी हाइट 182 मीटर है। वहीं सेकंड नंबर पे चाइना में बना बुद्धा का स्टैच्यू है, जिसकी हाइट 153 मीटर है। वहीं न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की साइज इसकी आधी 93 मीटर है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दिसंबर 2013 में हुई थी, जब पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे। इस स्टैच्यू में एग्जीबिशन हॉल, कन्वेंशन सेंटर सब कुछ है। जब यह स्टैच्यू बन के तैयार हुआ था, तब सो कॉल्ड यूट्यूबर ने कहा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए 1 मिलियन लोग भी नहीं आएंगे। वहीं 2023 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए 5 मिलियन से ज्यादा लोग गए थे। केवड़िया गांव, जहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो इलाका पहले बहुत अंडर डेवलप हुआ करता था, पर पिछले 5 सालों में टूरिज्म के चलते केवड़िया बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है।
असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल ब्रिज का काम 2002 में शुरू किया गया था और इसे 6 साल में कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया था। लेकिन जैसे ही 2004 में सरकार बदली, ये प्रोजेक्ट भी कई सालों तक के लिए रुक गया। पर फिर 2015 में मोदी जी ने दोबारा से ये प्रोजेक्ट शुरू किया और 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया और देश को मिला सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज। इस ब्रिज पे ट्रेन, कार, ट्रक्स, बस सब चलती है। ये ब्रिज भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच 170 किलोमीटर का गैप कम हो गया है, जिससे 4 घंटे का ट्रेवल टाइम भी कम हो गया है। इस ब्रिज की मदद से भारतीय सेना बहुत ही जल्दी से अरुणाचल प्रदेश के पास इंडो चाइना बॉर्डर पे भी पहुंच सकती है। भारत की पुरानी पार्लियामेंट 1927 में बनी थी, जो बहुत ज्यादा पुरानी हो गई थी और उसमें सीट भी कम थी। तो उसकी जगह भारत की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने की बात 2020 में हुई, जब मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। और मात्र 2.5 सालों में 28 मई 2023 को भारत की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। पुरानी पार्लियामेंट 24,200 स्क्वायर किलोमीटर में बनी थी। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग 64,500 स्क्वायर किलोमीटर में बनी है और ये पुराने पार्लियामेंट से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। न्यू पार्लियामेंट के लोअर हाउस में 888 सीट्स हैं और अपर हाउस में 384 सीट हैं। वहीं पुराने पार्लियामेंट के लोअर हाउस में सिर्फ 543 सीट है और अपर हाउस में 245 सीट है। न्यू पार्लियामेंट में अर्थक्वेक रेसिस्टेंस के साथ साथ कई मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी भी लगाई गई है। नए संसद भवन में स्मार्ट डिस्प्ले, वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम और ट्रांसलेशन सिस्टम भी मौजूद है। न्यू पार्लियामेंट को बनाने में 860 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये नए भारत का नया संसद भवन है और फ्यूचर में कई मेजर बिल इसमें से पास होंगे जो भारत को बहुत आगे लेके जाएंगे। 2002 में अटल जी ने इस परियोजना की नींव रखी थी, पर इस परियोजना को एनवायरमेंट इशू की वजह से 2003 में रोकना पड़ा। फिर 4 साल बाद 2007 में कांग्रेस ने फिर से इस पे काम शुरू किया और कंप्लीट करने की डेट 2014 रखी, पर 2014 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि इस पे काम बहुत धीरे धीरे हो रहा था। 2014 के बाद से इसकी कंस्ट्रक्शन में तेजी देखने को मिली। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद 15 अक्टूबर 2017 को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित अटल टनल का निर्माण पूरा हो गया। 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जी ने उनके सम्मान में इस टनल का नाम अटल टनल रखा और 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस टनल का उद्घाटन किया। अटल टनल का मेन उद्देश्य हिमाचल प्रदेश से लेह को जोड़ना है और इनके बीच डिस्टेंस और ट्रेवल टाइम को कम करना है। अटल टनल वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट है। ये टनल 10,000 फीट पे बनाई गई है। इस टनल की लेंथ 9 किलोमीटर है। चेनाब ब्रिज जम्मू को कश्मीर से जोड़ने के लिए बनाया गया है। ये ब्रिज एक आर्क ब्रिज है जिसको स्टील और कंक्रीट से बनाया गया है। इस ब्रिज की लेंथ 1.3 किलोमीटर है और इस ब्रिज की हाइट 359 मीटर अबव द रिवर बेड है, मतलब पानी से 359 मीटर ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज की कॉस्ट लगभग 1200 करोड़ रुपए है। ये ब्रिज हिमालयन एरिया में बनाया जा रहा है, तो क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए इस ब्रिज में ज्यादा से ज्यादा स्टील का यूज हुआ है और ये ब्रिज -20 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी टिका रह सकता है। 260 किलोमीटर तक की हवा को आराम से झेल सकता है और 8 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक को आराम से झेल सकता है। चेनाब ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। इस ब्रिज में लगभग 24,000 टन स्टील का यूज किया गया है। चेनाब ब्रिज 2003 में अप्रूव्ड हुआ था और उसके बाद कभी इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन होती थी तो कभी रुक जाती थी, पर फिर 2017 में चेनाब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली शुरू हुई और ये ब्रिज बनके तैयार हो गया है। और इस साल इस ब्रिज पे वंदे भारत ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, जिससे जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे जम्मू कश्मीर का टूरिज्म तेजी से बढ़ेगा, जिससे ओवरऑल भारत ग्रो होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट, जिसको अटल सेतु भी कहा जाता है, साल 2004 में इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया गया था, पर सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 2005 में सेकंड प्रपोजल दिया गया, फिर ये रिजेक्ट हुआ। 2008 में थर्ड प्रपोजल दिया गया, फिर ये रिजेक्ट हुआ। 2012 में फोर्थ अटेम्प्ट किया गया और फाइनली इस पे बात शुरू हुई। 24 दिसंबर 2016 को मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा और 24 अप्रैल 2018 से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 6 लेन फ्रीवे ग्रेड रोड ब्रिज है, जिसकी लेंथ 22 किलोमीटर है, जिसमें 16.5 किलोमीटर सी ब्रिज है और 5.5 किलोमीटर लैंड ब्रिज है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 17,800 करोड़ रुपए है, लगभग $2.2 बिलियन, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए जापान ने भारत को लोन के रूप में दिया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए भारत के पास पहले पैसे नहीं थे, तो उस समय जापान के पीएम शिंजो आबे ने भारत को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया था। जापान लिटरली भारत के इंफ्रा प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प करता है और इसके बारे में मैं एक डिटेल से वीडियो में बात करूंगा। अटल सेतु अभी कुछ दिनों पहले ही कंप्लीट हुआ है और ये भारत का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है।
इस ब्रिज पे 70,000 से ज्यादा गाड़ियां चल सकेंगी और मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी। इस ब्रिज से मुंबई प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। मुंबई से नवी मुंबई सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इस ब्रिज से मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का काम 2007 में शुरू हुआ था और इसका काम 2016 तक कंप्लीट होना था, लेकिन 2011 में पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट का विरोध कर दिया और फिर इस प्रोजेक्ट का काम रुक गया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है और कश्मीर में हमारा पानी रोक रहा है। 2011 में पाकिस्तान परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चला गया, पर 2013 में भारत ये केस जीत गया। फिर 2014 के बाद भारत ने इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम करना शुरू किया और 19 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का खुद उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 5,700 करोड़ रुपए है। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कैपेसिटी 330 मेगावाट की है। आज मुझे किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। कई मुश्किलों से पार पाने के बाद ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में नए आयाम जोड़ने के लिए तैयार है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी भारत की आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। डीएफसी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी, पर कंस्ट्रक्शन का पहला कॉन्ट्रैक्ट 7 साल बाद 2013 में दिया गया था और 2014 में डीएफसी की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। डीएफसी को 2 पार्ट में बनाया जा रहा है, WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ग्रेटर नोएडा के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई करीबन 1504 किलोमीटर है। वहीं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोनगर तक बनाया जा रहा है। इसकी टोटल लेंथ करीबन 1337 किलोमीटर है। डीएफसी का 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है और डीएफसी में 1.24 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया जा चुका है। डीएफसी में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट होकर ऑपरेशनल हो गया है। ईडीएफसी को बनाने में 51,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 1337 किलोमीटर का नेटवर्क बनाया गया है। वहीं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 1040 किलोमीटर का नेटवर्क बनाया जा चुका है और इसमें 72,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मार्च 2024 तक 95% डीएफसी कंप्लीट हो जाएगा और फिर ऑपरेशनल भी हो जाएगा। 2025 तक डीएफसी में 70% माल गाड़ियां चलने लगेंगी, जिससे भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और साथ में प्रोडक्ट की मूवमेंट फास्ट हो जाएगी और भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज होगी। तो दोस्तों, ये रहे वो 10 मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट जिन्हें मोदी सरकार ने 10 साल में कंप्लीट किया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। तो अगर आप चाहो तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूं। उसके लिए आपको कमेंट में पार्ट 2 लिखना होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।